देखिए, तो कल तक जो हमने पढ़ लिया था, मतलब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, उसका एक क्विक रिवीजन कर ले। ठीक है, हुआ नहीं है ना क्विक रिवीजन अभी? चलो देखते हैं। देखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी अगर टू चार्जेस सिस्टम के लिए देखते हैं तो वो क्या आती है? U इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। यहां पर Q1 मान लेते हैं, यहां पर Q2 मान लेते हैं, और ये है R। ठीक। और मोर देन टू चार्जेस के लिए जैसे मान के चलो ये Q1 है, ये Q2 है, और ये, ठीक है ना? हाँ, R1 R2 और R3 कोई सी भी डिस्टेंस ले लो, मैंने 1 2 और 2 3 और 3 1 की फॉर्म में लिया था, तब इसकी पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्ट क्या आएगी? 1/4πε0, ये कॉमन रहेगा, Q1 Q2 अपॉन R1 प्लस Q1 Q3 अपॉन R2 प्लस Q2 Q3 अपॉन R3। ये बड़ा था। फिर हमने क्या किया था? फिर हमने किया था एक चार्ज को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था, आया ना? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को रखा था Q को, जहां पर पोटेंशियल V था, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी आई थी Q इंटू V। और यहीं से हमने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी डिफाइन किया था, याद है क्या? यहीं से क्या किया था? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन किया था। क्लियर है? चलो देखो फिर से। फिर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टू चार्जेस का सिस्टम बना रहे हैं। दो चार्ज रखेंगे यहां पर, एक है Q1, एक है Q2। यहां पर पोटेंशियल है V1, यहां पर पोटेंशियल है V2। तब हमारी पोटेंशियल एनर्जी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या आई हुई थी? Q1 V1 प्लस Q2 V2 प्लस 1/2/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R थी। क्लियर है? ये पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था हमने। और फिर हमने क्या किया था? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को प्लेस कर दिया था, किया था। और डाइपोल रखने पर आप देख रहे थे कि U क्या आ रहा था? U आ रहा था -PE cos थीटा। इतना है हमारे क्विक रिवीजन में। ठीक है, अब इससे आगे की बात करेंगे तो हम आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर। एक कंडक्टर की इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, या यूं कहें कि किसी कंडक्टर को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके बिहेवियर को पढ़ेंगे। मतलब अब कंडक्टर के बिहेवियर को हमें पढ़ना है, तो देखो पढ़ते हैं। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर, पहली चीज समझना, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0। कहां? इन इंटीरियर ऑफ ए कंडक्टर। मतलब अगर आप कोई कंडक्टर ले लेते हो और उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। नहीं, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कैसा होगा? 0 होगा। बता चुका हूं। क्या बताया था? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 एप्सिलॉन R Q1 Q अपॉन R स्क्वायर था, यही था ना? जब मीडियम की बात होती है तो मीडियम के लिए ही है, मीडियम के लिए बात होती है तो एप्सिलॉन R की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट फॉर मेटल। कंडक्टर काय का बना रहता है?
मेटल का, और मेटल के लिए इनफाइनाइट आर, वो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट, और जैसे ही 1/इनफाइनाइट करोगे तो जीरो हो जाएगा, वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, फिर देखना ध्यान से, जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, मतलब ये जो कंडक्टर है ना, अब इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, पर इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। कहां होता है, क्लियर है, आया ना बोल दो, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस, क्लियर। तीसरा, नो एक्सिस चार्ज रिसाइड इनसाइड द कंडक्टर, जब भी चार्ज इंक्रीज होता है किसी कंडक्टर पर, तो किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता, किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज नहीं होता, तो चार्ज कहां होता है, चार्ज होता है उसकी सरफेस पर, ठीक है, बताएंगे अभी। पर रिसाइड्स का मतलब होता है रहना, ठीक है। अब देखो कंडक्टर की सरफेस कैसे बिहेव करती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह। क्यों करती है ये मैंने आपको वहां भी बताया था, समझ रहे हो, एक जगह मैंने बताया था कि कंडक्टर की जो इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाई थी, तब उसमें एक पॉइंट था कि कंडक्टर की सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करती है, लेकिन क्यों करती है अभी बताऊंगा, ठीक है। पहले ये पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। अगला है, चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन सरफेस ऑफ द, यही बताया था मैंने, चार्ज कहां नहीं रहता, चार्ज नहीं रहता तो अंदर, और कहां रहता है फिर, सरफेस पे ऊपर। और कंडक्टर की सरफेस कैसे बिहेव करती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करती है। क्यों करती है समझिए, क्यों करती है समझना ध्यान से। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज को लाने ले जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता। वर्क क्यों नहीं होता, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होता, क्लियर है। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो उसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा होता है, सेम होता है, एक जैसा होता है, तो क्या होगा, तो किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में कोई वर्क करना पड़ेगा क्या, ठीक है। इसीलिए हम क्या मानते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर, एक ही कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, उस पर अगर चार्ज एक जगह से दूसरी जगह चलेगा तो उस पर कोई वर्क नहीं होगा, क्लियर है। अब देखो कंडक्टर का कॉन्सेप्ट उठाते हैं। कंडक्टर बना होता है काय का, मेटल का, और आप पढ़ चुके हो कि कंडक्टर की सरफेस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पढ़े हो कहीं कि नहीं पढ़े हैं, नहीं पढ़े केमिस्ट्री में, नहीं पढ़े, फ्री इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट कहीं पढ़ा है, पढ़ा, मैं बता रहा हूं। कंडक्टर की सरफेस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये पकड़िए पहले, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन कभी भी शांत नहीं बैठते, वो घूमते रहते हैं, क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। अब आप खुद सोचो, इलेक्ट्रॉन यदि घूम रहा है तो चार्ज घूम रहा है, और चार्ज यदि चल रहा है तो वो करंट बनता है, ये आपने 10th में पढ़ा था, ठीक, समझना बात को ध्यान से। अब यदि कंडक्टर की सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव नहीं करती, तब क्या होता, तब जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते वो क्या करते, घूमते, घूमते, और यदि वो घूमते तो वर्क होता, और वर्क होता तो आपको
रखे हुए कंडक्टर में, मतलब कंडक्टर वायर आपने ले लिया है, वो रखा है, उसमें भी करंट महसूस होता कि नहीं होता? लेकिन प्रैक्टिकली करंट महसूस होता है क्या? नहीं होता। कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन तो घूम रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन यदि घूम रहे हैं तो चार्ज घूम रहा है, चार्ज घूम रहा है तो करंट होना चाहिए, चार्ज यदि चल रहा है तो करंट होना चाहिए, पर करंट तो नहीं है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट ये है कि क्योंकि वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वर्क ही नहीं हो रहा। समझ रहे हो ना भाई? पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से क्या है, वर्क होता है, और वर्क होता है तो वर्क की एनर्जी होती है, ठीक है, और एनर्जी अपना इंपैक्ट छोड़ती है, इसीलिए आपको करंट महसूस होता है। तो पहली चीज तो ये है कि इसीलिए हमने क्या मान लिया कि इलेक्ट्रॉन घूम बेशक रहा है, पर वो सरफेस कैसी है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसीलिए वर्क नहीं हो रहा, करंट इसलिए महसूस नहीं हो रहा। थर्ड चैप्टर में एक और कॉन्सेप्ट आएगा आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, वेलोसिटी की टर्म में समझाएंगे हम करंट को, अभी इक्विपोटेंशियल सरफेस की टर्म में समझ लो। रखे हुए कंडक्टर में करंट क्यों नहीं फ्लो होता? क्योंकि उसकी सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करती है, और जब इलेक्ट्रॉन चलता है उसी सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ, तो कोई वर्क ही नहीं होता। समझ गए बात को? चलिए, हो गया, ये हो गया। अब आई की बात करते हैं, जल्दी से इसको पढ़ के देख लो, फिर देखते हैं आगे की बात। चलो, तो अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग को समझते हैं। ये लो भैया, देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट पड़ता है हर चीज पर, खासकर यदि वो कंडक्टर है तो, और यदि हम उसको बचाना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड से किसी एक कॉन्सेप्ट की थ्रू, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। देखो कैसे, मान के चलो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें रखा हुआ है ये एक कोई केस मान लो, ठीक है, क्यूबिकल डब्बा रखा हुआ है, अंदर से ये होलो है, ठीक, और इसमें रखा हुआ है कोई हमारा एक कंडक्टर, ये लो मैं एक कंडक्टर रख देता हूं। अब इस कंडक्टर को कलर दूसरा ले लेते हैं, इस कंडक्टर को हमें प्रोटेक्ट करना है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो हम क्या करेंगे, इसको ये जो डब्बा है ना इसमें रख दिया, ठीक है, और इस डब्बे में रखा हुआ है, अंदर से डब्बा होलो है, इसके अंदर रख दिया। अब क्या होगा, जैसे ये डब्बा कंडक्टर को लेके कहां जाएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यदि ऐसे है तो पॉजिटिव चार्ज कहां होगा, पॉजिटिव चार्ज कहां होगा, यहां होगा कि नहीं होगा, और इधर नेगेटिव होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कहां से स्टार्ट होती हैं, पॉजिटिव से, और कहां पर खत्म हो जाती है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज इस बॉक्स के अंदर जितना भी पॉजिटिव चार्ज होगा उसको यहां पर रिपल कर देगा कि नहीं कर देगा, आया ना, बोलो, बॉक्स के अंदर की बात हो रही है, और नेगेटिव चार्ज को यहां अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो बॉक्स के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा जिसकी डायरेक्शन होगी ये, आया ना, और जब इसकी डायरेक्शन ये है तो सोचो कि बॉक्स के अंदर दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, एक तो बाहरी और एक अंदर का, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब एक्सटर्नल की डायरेक्शन यदि ये है, कोई सी भी डायरेक्शन है, इसको मैं एक्सटर्नल लिख रहा हूं, ठीक है, तो इंटरनल को रिप्रेजेंट करने के लिए उतना ही नेगेटिव लिखोगे कि नहीं लिखोगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा यहां पर, इनसाइड द बॉक्स नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा,
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का इस बॉक्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। इसके अंदर जो कंडक्टर रखा हुआ है या कोई डिवाइस रखी हुई है वो सेफ है, ठीक है। और ऐसा यूज, इस बॉक्स का यूज हम कई जगह करते हैं। कहां करते हैं? आपने कंपास देखा होगा। कंपास में जो मैग्नेटिक नीडल होती है ना, उस नीडल को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा बॉक्स लगाया जाता है, क्योंकि नीडल इलेक्ट्रिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट हो जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड से भी डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर आप मैग्नेट से अगर डायरेक्शन देख रहे हो, वहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो बॉक्स में नहीं रखी हुई, तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी और आप सोचोगे कि मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ, नहीं ना। इसीलिए हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करके रखते हैं? 0 करके रखते हैं बॉक्स के अंदर। और इसी का एक एप्लीकेशन है, जो आपको जो बिजली तड़पती है ना, बिजली जब भी कड़कती है, लाइटिंग होती है ना, स्काई लाइटिंग, तो उसमें क्या होता है? आपको बोला जाता है यदि आप कार या बस में हैं तो उसके सभी गेट और शीशे बंद करके उसी के अंदर बैठे रहो, बाहर मत निकलो। क्योंकि क्या होता है कि अगर मान के चलो आप उस बॉक्स के अंदर हैं, मतलब कार या बस के अंदर हैं और खिड़की और शीशे बंद हैं, तो उसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? 0। आपको कोई हानि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि अगर चार्ज डिस्चार्ज होगा, अर्थ में जाएगा। वास्तव में ये लाइटिंग किसकी वजह से होती है? डिस्चार्जिंग होती है। क्लाउड्स पर जो चार्ज होता है ना, उसका डिस्चार्जिंग होता है अर्थ में, और वो उसी जगह पर होती है जहां पर अर्थ और क्लाउड्स, इनके बीच की डिस्टेंस कम हो जाती है, ठीक है। चार्ज जाता होता है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, बीच की डिस्टेंस कम हो गई तो वो चार्ज जाने लगता है अर्थ में, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा कि नहीं होगा। अब उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि आपकी कार आ जाती है तो आपको खतरा है कि नहीं है? तो हम क्या करेंगे? खिड़की और दरवाजे बंद करके उसके अंदर चुपचाप बैठे रहेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? बैठिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया तो आपको कुछ नहीं हो सकता, चाहे एक्सटर्नल फील्ड की स्ट्रेंथ कुछ भी हो, कितनी भी हाई पावर का हो, ठीक है। यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। पढ़ लो, फिर आगे की बात करते हैं। अब बात करेंगे डाइलेक्ट्रिक की। किसकी? डाइलेक्ट्रिक ऐसा सब्सटेंस होता है, क्या एप्लीकेशन पढ़ लेना, कार वाला बता दिया कि नहीं बता दिया? सेंसिटिव ऑब्जेक्ट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, वो बता दिया कि नहीं बता दिया? और क्या चाहिए? नहीं, जबरी है। डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें कोई चार्ज कैरियर नहीं होता, मतलब दूसरी भाषा में बोला जाए तो इंसुलेटर्स होते हैं डाइलेक्ट्रिक, लेकिन वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो शो करते हैं, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं ना, उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो सकता है पर चार्ज फ्लो नहीं होता, ठीक है। अभी रुक जाओ। चार्ज फ्लो होता है चार्ज कैरियर की हेल्प से, फ्री इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं उनकी हेल्प से। और इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो अभी आपको बताते हैं कि कैसे फ्लो कर शो करेगा, ठीक है। देखिए, उनमें पोलराइजेशन हो जाता है इस वजह से। जैसे पेपर है, मैंने आपको पहले ही दिन पेपर पीसेस को बोला था कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, पेन को यदि अपने बालों से रब कर लेते हो और पेपर पीसेस को उठाते हो उनसे, तो चिपक जाते हैं, ठीक है। क्यों चिपकते हैं? जबकि हमने तो चिपकना पढ़ा था, चार्जेस का पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कि टू अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब पेज में तो कोई चार्ज ही नहीं है ना, इंसुलेटर है वो तो इंसुलेटर का मतलब सिर्फ ये होता है, इंसुलेटर जहां आप बोलते हो वो फ्लो की फॉर्म में बोलते हो, मतलब फ्लो नहीं हो रहा तो इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर तो वो पेन भी तो है, इंसुलेटर पेन भी तो है,
लेकिन उसको रब किया है तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी तो आपको दिखा रहा है ना, चार्ज फ्लो नहीं हो रहा इसीलिए इंसुलेटर है। लेकिन मटेरियल एक ऐसा है जिसमें चार्ज कैरियर नहीं है, मतलब चार्ज यदि आ जाए ना तो उनको फ्लो नहीं होना है, यही रहेगा जहां पर आ गया है। क्लियर है बात कि नहीं है? ऐसे ही पेपर पे, अब पेपर को आपने क्या नहीं किया है, पेपर को तो रब नहीं किया है, तो पेपर पे कोई चार्ज आया नहीं है। तो आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आया भी था, किसी एक के, मुझे क्वेश्चन मतलब याद नहीं है बच्चे का नाम, पर उसने ये पूछा था कि सर अगर हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से पेपर पीसेस को चिपकाते हैं तो चिपकते हैं, निगेटिवली चार्ज बॉडी से चिपकाते हैं तब भी चिपकते हैं, तो हम ये कैसे माने कि पेज पर, पेपर पीसेस पर क्या चार्ज है? तो हमने बोला कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, अब तो फिर कैसे चिपक रहा है वो हम बताएंगे। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक को पहले डाइलेक्ट्रिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। डाइलेक्ट्रिक ऐसा मटेरियल है जिसमें आप चार्ज को फ्लो नहीं कर सकते, पर वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर सकता है, उसमें इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरेट हो सकता है। क्लियर है कि नहीं ये बात, है ना? तो डाइलेक्ट्रिक जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं बेटा। कैसे टाइप के? दो टाइप के होते हैं ना, तो कौन से होंगे? एक होगा पोलर और एक होगा नॉन पोलर। अब जो पोलर आप समझ रहे हो, ये वही है पोल वाला, मतलब जिसमें पोल्स हो, पॉजिटिव और नेगेटिव। डाइपोल पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ओके, तो देखिए ये समझिए, ये कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम है जिसमें पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में कुछ डिस्टेंस है। समझ गए कि नहीं समझे? पॉजिटिव चार्ज के सेंटर और नेगेटिव चार्ज के सेंटर के बीच में कुछ डिस्टेंस है। इस तरीके के डाइलेक्ट्रिक को हम बोलते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, पोलर डाइलेक्ट्रिक। और ये डाइलेक्ट्रिक वही है एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर को हम जो रिलेटिव परमिटिविटी बोलते थे ना, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, आप यहां से इसको डाइलेक्ट्रिक मीडियम कांस्टेंट बोलोगे या डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोल दोगे। ठीक है ना, वही चीज है। तो ये पोलर हो गया। इसका एग्जांपल यदि आप लोगे तो HCl। HCl में आप देखते हो, आपने पढ़ा है 10th क्लास में कि HCl को जब पानी में डाला जाता है और उसको उसमें फिर करंट फ्लो किया जाए तो करंट फ्लो होता है। कारण क्या है? H+ और Cl अलग अलग होते हैं। H+ और Cl के बीच में कुछ डिस्टेंस होती है ना? डिस्टेंस होगी, और यदि डिस्टेंस है तो पोलर डाइलेक्ट्रिक हो गए कि नहीं हो गए? बात को ध्यान से सुनना, इसमें बहुत से कॉन्सेप्ट आने वाले हैं। और पोलर डाइलेक्ट्रिक हो गए मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कुछ डिस्टेंस आ गई, और डिस्टेंस बहुत कम है तो इस सिस्टम को हम डाइपोल भी बोल सकते हैं। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के बीच में यदि बहुत कम डिस्टेंस हो तो उसको हम डाइपोल बोलते हैं कि नहीं बोलते? और अगर डाइपोल है तो डाइपोल मूवमेंट भी होगा। समझे बात को? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो डाइपोल मूवमेंट, नेट डाइपोल मूवमेंट क्या होगा? इस समय 0 होगा, क्योंकि ऐसे ही रेंडमली अलाइंड हैं ये। कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है, कोई ऐसे है। तो डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एक की डायरेक्शन ऐसे है, ओए भैया, एक की डायरेक्शन ऐसी है तो दूसरे की डायरेक्शन ऐसे होगी, और क्योंकि P की वैल्यू सेम होगी तो सोचो एक की डायरेक्शन ऐसे है, एक की ऐसे है, तो नेट इफेक्ट 0। इसीलिए रेंडमली ऐसे यदि रखा हुआ है तो डाइपोल तो है, डाइपोल मूवमेंट भी है, लेकिन नेट पूरे सिस्टम का, पूरे डाइलेक्ट्रिक का नेट डाइपोल मूवमेंट 0 है। क्लियर? इस तरीके के डाइपोल, इस तरीके के
डाइलेक्ट्रिक को हम पोलर डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं। अभी इन डाइलेक्ट्रिक्स को ना हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी प्लेस करेंगे। अब नॉन पोलर को देखिए, नॉन पोलर में क्या होता है, नॉन पोलर को देखिए, नॉन पोलर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होता है वो सेम होता है, एक ही जगह पर सेंटर होता है पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का। क्लियर? इसलिए इनको बोला जाता है नॉन पोलर। इनका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं, H2 CO2, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव, इनका सेंटर कहाँ होता है, कहाँ होता है, सेम जगह पर, इसलिए इनको नॉन पोलर बोला जाता है। मतलब इसमें डाइपोल नहीं बनते, पोल नहीं होता है इसमें। क्लियर है? दोनों समझ में आ गए। अब इनको रखेंगे हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। देखिए ये हमारा पोलर डाइलेक्ट्रिक है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया है, तो E इज इक्वल्स टू 0 है। लेकिन अगर दूसरी कंडीशन ली जाए तो यहां पर E इज इक्वल्स टू 0 नहीं है, मतलब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है? और यदि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो देखना, इधर यदि पॉजिटिव और इधर नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लिया है तो क्या होगा, जैसे ही इसमें एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करोगे, इन डाइपोल्स के सभी नेगेटिव चार्ज, सभी के नेगेटिव चार्ज कहां चलते चले जाएंगे, सभी के नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ अलाइन होने लगेंगे। हाँ या ना? ठीक है? इनका अलाइनमेंट होने लगेगा कि नहीं होने लगेगा? तो देखो किस तरीके से होगा। ठीक, सभी कहां मुड़ जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ, और सभी पॉजिटिव कहां मुड़ेंगे, नेगेटिव की तरफ। आया ना? अब इनके अंदर कुछ नेट डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि एक फिक्स डायरेक्शन हो गई। क्लियर है कि नहीं है? पक्का ना? ओके, बहुत अच्छी बात है। अब हम रख रहे हैं नॉन पोलर को, ये रहा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। इसको यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0, और अब इसको हम क्या करेंगे, नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू है। सोचो, इधर मैंने पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है, इधर नेगेटिव, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो जैसे ही हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, होगा क्या, क्योंकि ये नॉन पोलर है, अब अलाइनमेंट तो नहीं होगा, क्या होगा फिर, ये स्ट्रेच होने लगेंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज रिपल होने लगेगा इसका, और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होने लगेगा इस प्लेट की तरफ। तो देखो इनका अलाइनमेंट, ये, हाँ क्या समझे, ऐसे बन जाएगा। देखिए अब ये किस में परिवर्तित हो गए, ये कन्वर्ट हो गए किस में, पोलर डाइलेक्ट्रिक में। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तब वो पोलर डाइलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाता है। क्या बन जाता है वो, पोलर डाइलेक्ट्रिक। फिर से सुनो, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करने पर वो कौन से डाइलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाता है, पोलर में, और इसी प्रोसेस को बोला जाता है पोलराइजेशन। क्या बोला जाता है, पोलराइजेशन। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के एप्लीकेशन से कन्वर्जन ऑफ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक इनटू पोलर डाइलेक्ट्रिक बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बोला जाता है पोलराइजेशन। क्लियर है कि नहीं है? आया ना? बोल दो, जल्दी बोल दो, इतना समय नहीं है मेरे पास। आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल इससे आगे की बात करेंगे।
अब तुम देखो बना बजवे की परन लगी।